हेलो स्टूडेंट्स, आप कक्षा 11 का जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। इसमें आपको पिछले वीडियो में हमने कोशिका चक्र के बारे में बताया था। आज जो है इसकी दूसरी हेडिंग सूत्री विभाजन अवस्था अर्थात यम अवस्था के बारे में आपको समझाया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सूत्री विभाजन अवस्था अर्थात यम अवस्था के बारे में आप ध्यान से समझें। पिछले वीडियो में हमने सेल साइकिल के बारे में बताया था। यह फिगर जो है आपको समझाया गया था। यह आपका कोशिका चक्र है, सेल साइकिल है, जिसमें आप देख रहे हैं यह G0 अवस्था है, ठीक है, जिसमें विभाजन नहीं होता है, शांत अवस्था है G0 अवस्था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि G1 अवस्था होता है, फिर यस अवस्था होता है, G2 अवस्था। उसके बाद यह अवस्था आती है आपकी यम अवस्था, ठीक है। इसमें विभाजन होता है यम अवस्था में, जिसमें यम अवस्था को कई भागों में बांटा गया है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है। ये 4 अवस्था हैं। और फिर होता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन की अवस्था, ठीक है। यह सारी अवस्थाएं जो हैं यम अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सूत्री विभाजन की अवस्था अर्थात यम अवस्था के बारे में। तो ध्यान से समझें आप। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सूत्री विभाजन की अवस्था अर्थात यम अवस्था है, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका के जो जितने भी घटक होते हैं उनका बड़े पैमाने पर फिर से पुनर्गठन होता है, ठीक है। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इस विभाजन में जनक जो पेरेंट होगा और जो संतत होगा, जो उसकी डॉटर सेल्स होंगे और पेरेंट सेल्स होंगे, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होगी। इसलिए इसे सम विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सम विभाजन भी कहा जाता है। तो सूत्री विभाजन अर्थात यम अवस्था जो है, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति, ठीक है, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहा जाता है। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सुविधा के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें, इसलिए जो है सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। सूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। कोशिका विभाजन जो है एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, ठीक है। तो यह एक लगातार कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया जाए, जानकारी दिया जाए, एकदम क्लियर कट जानकारी दिया जाए, तो यह मुश्किल है, क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस मेथड होता है, प्रगतिशील प्रक्रिया होती है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल होता है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है। तो सूत्री विभाजन को 4 भागों में बांट दिया गया: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो शुरू वाला स्टार्ट क्या होता है? स्टार्टिंग फेज को प्रोफेज कहते हैं, पूर्वावस्था कहते हैं। तो आइए ध्यान से देखें पूर्वावस्था होता क्या है।
अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद, ठीक है, तो जो अंतरावस्था है, अंतरावस्था की यस और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है, ठीक है। तो सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव कब शुरू होता है? सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव जो है अंत्यावस्था, ठीक है, जो अंतरावस्था है, अंतरावस्था की यस और G2 अवस्था के बाद, ठीक है, अंतरावस्था की यस और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है, ठीक है। यस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं। यस और G2 अवस्था में, यस अवस्था में क्या होता है? डीएनए बनता है, ठीक है। यस और G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गूथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यस और G2 अवस्था में डीएनए के नए धागे बन जाते हैं, लेकिन वो आपस में उलझे होते हैं, जिसके कारण वे स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है, यह कब स्टार्ट होता है? तो यह अंतरावस्था की यस और G2 अवस्था के बाद प्रारंभ होता है। अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव होता है, ठीक है। यस और G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन वे आपस में गुथे होने के कारण, आपस में उलझे होने के कारण गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही, ठीक है, स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्री, जो गुणसूत्री पदार्थ हैं, गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होती है, ठीक है। तो जो गुणसूत्री पदार्थ हैं, अर्थात जो डीएनए हैं, उनका संघनन का प्रारंभ ही जो है प्रोफेज की पहचान होती है, पूर्वावस्था की पहचान होती है, ठीक है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो जो गुणसूत्री संघनन है, उस प्रक्रिया के दौरान ही, ठीक है, गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे यह फिगर देखें आप, यह आपका प्रारंभिक पूर्वावस्था का फिगर है, ठीक है, जिसमें यह आप देख रहे हैं डीएनए का हिस्सा जिसे गुणसूत्र कहते हैं, यह दिखाई दे रहा है इसमें आपको आपस में उलझे हुए। यह डीएनए है, प्रारंभिक पूर्वावस्था है यह, ठीक है, अर्ली प्रोफेज है। और यह आपका लेट प्रोफेज का फिगर है, पश्च पूर्वावस्था, ठीक है, जिसमें गुणसूत्र आप देख रहे हैं। यह जो दीवार है वो ब्रेक कर गई है, ठीक है। और उसके बाद अब धीरे धीरे यह मध्यावस्था की तरफ बढ़ रहा है। मध्यावस्था में जो भी गुणसूत्र होते हैं वे मध्य में आने लगते हैं, बीच में आने लगते हैं। तो जैसा कि फिगर आप देख रहे हैं, यह गुणसूत्र जो हैं वो मध्य में आ रहे हैं, और यह आपकी मध्यावस्था में कंप्लीट रूप से गुणसूत्र जो हैं मध्य में आ जाते हैं, ठीक है। यह आपका सेंट्रोसोम देख रहे हैं, यह डिवाइड होता है दो भागों में, और यह एस्ट्रल रेज बनाता है। यह एस्ट्रल रेज आप देख रहे हैं, ठीक है, जो इनको मध्यावस्था में लाने में मदद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की क्या है? पहचान होती है। जब गुणसूत्री पदार्थ जो है कंडेंस अवस्था में, संघनित अवस्था में दिखाई दें, तो यह जो है पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्री संघनन प्रक्रिया के दौरान ही जो है गुणसूत्री द्रव्य जो हैं स्पष्ट होने लगते हैं। गुणसूत्री संघनन प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्री द्रव्य भी क्या होते हैं? स्पष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की यस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, ठीक है। जो तारक केंद्र है, सेंट्रोसोम है, जिसका अंतरावस्था के यस अवस्था के दौरान क्या हुआ था? द्विगुणन हुआ था। वह अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं।
ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम हैं, तारक केंद्र हैं, यह जो है विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं तारक केंद्र, ठीक है। एक इस ध्रुव पे आ जाता है नीचे और एक ऊपर, तो यह विपरीत ध्रुव पर यह तारक केंद्र जो है गति करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इसका द्विगुणन कब हुआ था तारक केंद्र का? तो यह अंतरावस्था की यस प्रवस्था के दौरान तारक केंद्र का द्विगुणन हुआ था, ठीक है। तो आप देखें ध्यान से, तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की यस प्रवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान, पूर्वावस्था के कंप्लीट होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषता है, ठीक है। तो प्रोफेज के कंप्लीट होने के दौरान कौन कौन से मुख्य घटना होती है उसके बारे में आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो घटना है पूर्वावस्था की, वह है गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, ठीक है। तो यह गुणसूत्रीय द्रव्य आप देख रहे हैं, यह अब कंडेंस होंगे, संघनित होंगे और इस तरह से ठोस गुणसूत्र में बदल जाएंगे, ठीक है। तो गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यह गुणसूत्र आप देख रहे हैं 2 धागों से बना हुआ है, 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना है और यह दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में कहाँ जुड़े हैं? सेंट्रोमियर नामक स्थान पर जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर नामक स्थान पर दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो पूर्वावस्था पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनमें पहली विशेषता है कि जो गुणसूत्रीय द्रव्य हैं वे संघनित होके, वे कंडेंस होके, ठीक है, ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्धसूत्रों का बना होता है, ठीक है। गुणसूत्र जो है वह 2 अर्धसूत्रों का बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में सेंट्रोमियर नामक स्थान से जुड़े रहते हैं, ठीक। जो अगली विशेषता है समसूत्री तर्क, ठीक है। समसूत्री तर्क, सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो समसूत्री तर्क जो है, सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोशिका जीव द्रव्य के ए प्रोटीन युक्त घटक, कोशिका जीव द्रव्य के ए प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। तो समसूत्री तर्क जो हैं वे सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस प्रक्रिया में कोशिका जीवद्रव्य के ए प्रोटीन युक्त घटक जो हैं इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गाल्जिकाय, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जो लेट प्रोफेज है, ठीक है, उसमें उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि गाल्जिकाय नहीं दिखाई देगा, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका, केंद्रक आवरण, यह सब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनमें विशेषता आपने देखा। पहली विशेषता कि गुणसूत्र द्रव्य जो है वो संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र का बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर नामक स्थान पर जुड़े होते हैं। समसूत्री तर्क, सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। कोशिका जीव द्रव्य के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पूर्वावस्था के अंत में कोशिका को सूक्ष्मदर्शी देखा जाए तो उसमें गाल्जिका, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यह था सूत्री विभाजन अवस्था अर्थात यम प्रावस्था का
पहली अवस्था पूर्वावस्था के बारे में, प्रोफेज के बारे में। अब आइए इसके दूसरे भाग देखते हैं, मध्यावस्था के बारे में। मध्यावस्था में क्या होता है, देखिए ध्यान से। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। तो मध्यावस्था में केंद्रक आवरण जो है वो कंप्लीट रूप से टूट जाता है। यह देखें, यह केंद्रक आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, टूट रहा है, और मध्यावस्था में यह कंप्लीट रूप से टूट जाता है। ठीक है, तो केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक द्रव्य में फैल जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, गुणसूत्र देख रहे हैं, यह कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में यह फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब केंद्रक आवरण नहीं है, वह विघटित हो चुका है। विघटित हो जाने के कारण गुणसूत्र जो है कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। ठीक है, इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो मध्यावस्था तक जो गुणसूत्र हैं उनका संघनन कंप्लीट हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र जो हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो मध्यावस्था में ही गुणसूत्रों के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके संरचना के बारे में जो है आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो मध्यावस्था जो है केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विपरीत होने के साथ प्रारंभ होती है। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतत अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। ठीक है, तो मध्यावस्था के जो गुणसूत्र हैं वे कैसे बने होते हैं? तो मध्यावस्था के गुणसूत्र जो हैं दो संतत अर्ध गुणसूत्रों से बने होते हैं जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पर यह गुणसूत्र बिंदु है जहाँ पर यह गुणसूत्र जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं गुणसूत्र बिंदु से। ठीक है, तो मध्यावस्था देखिए ध्यान से, मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतत अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलता है। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार का संरचना मिलता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। ठीक है, तो गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार का संरचना मिलता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक, सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्क तंतु के जुड़ने के स्थान ये संरचनाएं हैं। ठीक है, तो यह जो आपका काइनेटोकोर है यह सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु जो हैं, ठीक है, के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं हैं, काइनेटोकोर है। ठीक है, तो यह जो आप फिगर देख रहे हैं काइनेटोकोर को, यह काइनेटोकोर को, ठीक है, यह जो है आपकी सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिनसे यह काइनेटोकोर से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु, ये तर्क तंतु हैं आपके। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु किससे जुड़ेगा? तो वह वही स्थान है काइनेटोकोर जिससे यह जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। तो सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु को जुड़ने के स्थान ये संरचनाएं हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यह दूसरी ओर
गुणसूत्र से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। केंद्रिका में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। आगे देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतत अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार का संरचना मिलता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कतंतु के जुड़ने का स्थान एक काइनेटोकोर है जो दूसरी ओर कोशिका के द्रव्य में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के द्रव्य में जो स्थित गुणसूत्र हैं उससे यह दूसरी तरफ से जुड़े होते हैं। ठीक, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थिर रहते हैं। जैसा फिगर आप देख रहे हैं, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र कहाँ रहते हैं, मध्य रेखा पर आकर स्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव के तर्कतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह काइनेटोकोर है, यह इससे जुड़ा हुआ है अर्ध गुणसूत्र। तो मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र जो हैं वो कहाँ आ जाते हैं, मध्य रेखा पर आ जाते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से, ठीक है, यह ध्रुव है ऊपर नीचे, एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा, यह देख रहे हैं आप, यह तर्क तंतु है, तर्क तंतु द्वारा एक काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। ठीक है, यह ऊपर से जुड़ा है और यह नीचे वाले काइनेटोकोर से नीचे वाले जुड़े हैं। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से जुड़ा रहता है, जबकि इधर वाला जो है नीचे वाला विपरीत ध्रुव से जुड़ा है और यह ऊपर वाले ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह आपने देखा कि मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थिर रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र जो है वह तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मध्यावस्था में मेटाफेज में जिस तल पर गुणसूत्र क्या हो जाए, पंक्तिबद्ध हो जाए, उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ठीक है, यह जो गुणसूत्र हैं वह जिस तल पर पंक्तिबद्ध हो जाए, एक लाइन में आ जाए, उस पंक्ति को क्या कहेंगे, मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती है, मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न है। तर्क तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। मध्यावस्था की पहली विशेषता है, इसमें जो तर्क तंतु हैं वे गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है कि गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों के तर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह दूसरी विशेषता है कि गुणसूत्र जो हैं मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको बताया गया। अब आते हैं तीसरी अवस्था के बारे में देखते हैं। तो प्रोफेज हो गया आपका, मेटाफेज हो गया। अब आते हैं तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं पश्चावस्था एनाफेज। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, पश्चावस्था क्या होती है। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो मध्यावस्था पट्टिका पर आए हुए जो गुणसूत्र हैं वे प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। यह कब होता है, पश्चावस्था के प्रारंभ में ऐसा होता है। ठीक है, तो पश्चावस्था के प्रारंभ में
मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतत अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतत केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। ठीक है, यह जो है अलग होने लगेंगे। ध्यान से देखें, पहले यह पट्टिका पे थे, यहाँ पे पट्टिका पे थे, अब यह अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगे, आधे ऊपर जाने लगे, आधे नीचे जाने लगे। ठीक है, तो पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतत अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इन्हें संतत अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतत केंद्र और गुणसूत्र बनेंगे। ठीक है, तो यही जो है कोशिका विभाजन के बाद क्या बनेंगे, यही जो है कोशिका विभाजन के बाद नए संतत केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, ये जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब, ठीक है, जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर जाता है। ठीक है, तो जब प्रत्येक गुणसूत्र जो है मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तो उस समय प्रत्येक का जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो किधर होता है, ध्रुवों की ओर होता है। प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। ठीक है, जो गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो यह आप देखें ध्यान से, यह जो है ध्रुवों की ओर है, इसका गुणसूत्र बिंदु जो है किधर है, ध्रुवों की ओर है। इसका गुणसूत्र बिंदु देखें ध्रुवों की ओर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। ठीक है, इसका गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर है, इसका गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो गुणसूत्र के ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है। ठीक है, इससे यह हमें जानकारी मिलती है कि यह जो है वह गुणसूत्र को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है। कौन, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। यह जो गुणसूत्र की भुजाएं हैं वो क्या हैं, पीछे की ओर है, और गुणसूत्र बिंदु आगे की ओर है। गुणसूत्र का जो भुजाएं हैं वो पीछे की ओर है, गुणसूत्र बिंदु आगे की ओर है। ठीक है, और यह आगे वाला गुणसूत्र बिंदु की दिशा किधर है, ध्रुवों की ओर है। विशेषता क्या है, विशेषता देख लें तो पश्चावस्था की निम्न विशेषता है। पहला है कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं। इसमें गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं, अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। दूसरी विशेषता, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो हैं वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो यह दो विशेषता है पश्चावस्था की। अब आते हैं अंत्यावस्था। ठीक है, टीलोफेज के बारे में, जिसे अंत्यावस्था कहते हैं। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में, सूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों की ओर चले गए हैं, ठीक है, असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र जो है ध्रुवों की ओर पहुंच चुके हैं वे अब क्या होंगे, असंघनित। ठीक है, असंघनित होकर ये अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसमें सिंगल क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा और अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र द्रव्य जो हैं वे दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जैसा फिगर देखें ध्यान से, यह फिगर, यह आपका अंत्या अवस्था का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें गुणसूत्र जो हैं वे अपने ध्रुवों की ओर चले गए हैं।
असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं क्या क्या होती हैं? तो इस अवस्था की जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो होती हैं, पहला नंबर 1 कि गुणसूत्र जो हैं विपरीत ध्रुवों को एकत्रित हो जाते हैं और इनका पृथक पहचान समाप्त हो जाता है। अंत्यावस्था में गुणसूत्र जो हैं वह विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित होते हैं और इनकी जो अलग पहचान थी, पृथक पहचान थी, अब वह समाप्त हो जाती है। दूसरा, गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जो है इस गुणसूत्र समूह के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली बनने लगेगी। ठीक है, गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका गाल्जिका अंतर्द्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो केंद्रिका है, गाल्जिका है, अंतर्द्रव्य जालिका है, इनका पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अंत्यावस्था कंप्लीट हो जाती है। तो अंत्यावस्था की विशेषता आपने देखा कि गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, इनका पृथक पहचान समाप्त हो जाता है। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक गाल्जिका अंतर्द्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यम अवस्था के बारे में, सूत्री विभाजन के बारे में, जिसको 4 भागों में बांटा गया था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों फेज के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब आता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।